Welcome to Physics About. This is 8th lecture on सेंटर ऑफ मास और इस लेक्चर में भी डील करेंगे सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। शुरू करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कोलिजन के केस से। आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में आपने देखा हुआ था कि जब किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस के नियर या अर्थ सरफेस पे ही प्रोजेक्ट करते हैं विथ सम इनिशियल वेलोसिटी u एंड एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल, तो वो कुछ ऐसे पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है। तो ये जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से फाइनल रीचिंग पॉइंट ऑन द हॉरिजेंटल सरफेस रेंज कहलाती है। और ये जो मैक्सिमम पीक पर जब पहुंचती है, जहां y के डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो जाती है, वो पॉइंट से जो ये हॉरिजेंटल सरफेस की दूरी है वो मैक्सिमम हाइट कहलाती है। और टोटल टाइम टेकन टू रीच द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द हॉरिजेंटल सरफेस वंस अगेन इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जब यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक पहुँचता है ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा टाइम माना जाता है दोनों तरफ, ठीक है। यानी मैक्सिमम हाइट से यहाँ तक जो पोर्शन है उसमें t½ और मैक्सिमम हाइट से फिर से हॉरिजेंटल सरफेस तक पहुँचने का जो टाइम है वो टोटल टाइम का आधा होता है। आपको इससे रिलेटेड बहुत डिटेल में मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन के लेक्चर में सब कुछ बताया हुआ है, बस यहाँ पर ब्रीफली मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। आप जानते हैं कि x के डायरेक्शन में वेलोसिटी u cos थीटा एंड y के डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा। देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाता था 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g। देयरफॉर ये लिखा सकता है 2uy अपॉन g। देखिए uy इज इक्वल टू u sin थीटा। उसी तरह रेंज u² साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अरेंज कर लेंगे तो ये लिखा आएगा 2ux uy अपॉन जी। और h max इज u² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। जब इसको अरेंज करके लिखेंगे uy² अपॉन 2g। इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया। इस कॉन्सेप्ट की हमें ज़रूरत पड़ने वाली। आप जानते हैं कि इस केस में क्या होता है, ग्रेविटी नेगेटिव y डायरेक्शन में ऑलवेज लग रही है और इसे नियर द अर्थ सरफेस कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, ये वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है। माइनस y एक्सिस की तरफ ये एक्ट कर रहा है। और आपको ये भी पता है कि x के डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वो है y के डायरेक्शन में। इस बात को आप ध्यान रखिए। अब आइए कोलिजन के केस को देखते हैं। मान लीजिए कि ये एक वर्टिकल वॉल है जो आपने खड़ा किया हुआ है और आपने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से प्रोजेक्ट किया विथ इनिशियल वेलोसिटी u एंड एंगल थीटा। तो ये भी एक प्रोजेक्टाइल की तरह जाएगा, यहाँ पर जाकर टकरा जाएगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि इससे बिल्कुल मिलता जुलता है कि नहीं। सिर्फ यहाँ पर कोलिजन के केस को सिर्फ हम लोग समझेंगे। यहाँ पर देख लीजिए कि अगर वेलोसिटी इस केस में यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे तिरछा ही जा रहा है, तो ये क्या v है और ये vx है और ये vy होगा, ठीक है। यानी वेलोसिटी का कंपोनेंट x की डायरेक्शन में और y के डायरेक्शन में। इज दैट ओके? अब यहाँ पर टकराने के बाद फिर रिटर्न होगा। रिटर्न जब होगा तो उस हालत में भी आप देख लीजिए, ये रहा वॉल हमारा और यहाँ पर टकराया और टकराने के बाद मान लीजिए रिबाउंड करेगा, वापस आएगा। मान लीजिए ये डायरेक्शन है अभी वेलोसिटी का, चूँकि वेलोसिटी तो चेंज कर गई है। देयरफॉर ये x के डायरेक्शन में मान लेते हैं, यहाँ पर vx दिखाए हैं तो ये v' दिखा देते हैं और ये y के डायरेक्शन में, ठीक है। ये वेलोसिटी अगर v है तो इसको हम v' दिखा दे रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है।
तो अब क्या है कि पहले यहाँ से ऐसे गया, ठीक, अब ये क्या होगा, रीबाउंड करेगा तो कुछ ऐसे लौटेगा, ठीक है, सेम पाथ पर तो लौटना है नहीं। इज दैट ओके? अगर ऑब्जेक्ट और इस ऑब्स्ट्रक्शन के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है, इज E, तो अब देखिए कि सिर्फ x के डायरेक्शन में हम सिर्फ बात कर रहे हैं। पहले x के डायरेक्शन में देखिए क्या है, वेलोसिटी के x कंपोनेंट के बारे में हम चर्चा करना चाह रहे हैं एट द टाइम ऑफ कोलिजन और उसके बाद का केस, ठीक है। तो ये देखिए x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, x कंपोनेंट ऑफ किसके अलोंग है, x का डायरेक्शन देखिए, तो ऑब्जेक्ट और जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो कॉमन नॉर्मल का डायरेक्शन है। कौन सा डायरेक्शन है ये, कॉमन नॉर्मल का डायरेक्शन है। सो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज कर रही है, गया, टकराया और फिर रिटर्न आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, आपको मालूम है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इनटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ओके, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v डैश x है और अप्रोच की वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है, e इंटू वी एक्स, यानी अप्रोच की वेलोसिटी vx और सेपरेशन की वेलोसिटी v डैश x, और दोनों का डायरेक्शन ये क्या है, ये जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इज अपोजिट टू ईच अदर, डायरेक्शन इज अपोजिट टू ईच अदर, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, अपोजिट टू ईच अदर। इज दैट ओके? नाउ वेलोसिटी के कंपोनेंट जो y के डायरेक्शन में है उसकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। y डायरेक्शन, y डायरेक्शन को कॉमन टेंजेंट का डायरेक्शन कहते हैं। देख लीजिए फिगर में एकदम क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन टेंजेंट है और कौन नॉर्मल है। तो एक चीज़ क्लियर कर लीजिए अपने माइंड में और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा कि जो वेलोसिटी कंपोनेंट इन y डायरेक्शन remains unchanged आफ्टर कोलिजन, यानी कोलिजन के बाद और कोलिजन के पहले जो y डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट है वो सेम रह जाती है। अब इससे क्या फ़ायदा मिलता है वो ये समझ लीजिए कि जब y डायरेक्शन में ये कांस्टेंट है, वेलोसिटी का कंपोनेंट कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद बिल्कुल कांस्टेंट है, एक जैसा रह रहा है, अनचेंज्ड है, तो वो पूरे प्रोजेक्टाइल की प्रॉपर्टी पर कोई इफेक्ट नहीं डाल पा रहा है, जिससे एक फ़ायदा ये मिल रहा है कि अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पॉइंट O से A होते हुए B पर पहुंचने में जितना देर लगा था, इस ऑब्जेक्ट को भी जो ऐसे यहाँ हिट कर रहा है O से पहले A पर पहुंचा और फिर इस पाथ को फॉलो करते हुए, ठीक है, B होते हुए O पर आ गया, तो जितना टाइम इस ऑब्जेक्ट को O से चलकर A होते हुए B पर पहुंचने में लगा, उतना ही टाइम इस प्रोजेक्टाइल को भी O से A पर स्ट्राइक करना और फिर उसके बाद रिटर्न B पाथ होते हुए होने पर भी उतना ही टाइम लगेगा। यानी टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ OAB इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ O to
A and then time of flight from A to B to O, यानी दो पाथ है, दो अलग अलग टाइम मैंने लिख दिया और दोनों सेम रहेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है। वाई के डायरेक्शन में कंपोनेंट कोई इफेक्ट नहीं डाल पा रहा है, इसीलिए प्रोजेक्टाइल की किसी भी प्रॉपर्टी में, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक में कोई चेंजिंग नहीं आने जा रही है। दूसरी बात कि मैक्सिमम हाइट जितनी यहाँ होगी, जितनी इस केस में होगी, एच मैक्स किस पॉइंट पर है, पॉइंट ए पर है, तो यहाँ पर किस पॉइंट पर हो जाएगी एच मैक्स, देख लीजिए यहाँ मान लीजिए बी माना हुआ है आपने उस पॉइंट को, तो एच मैक्स जो बी की होगी, जब पॉइंट बी पर पहुँच जाता है प्रोजेक्टाइल, तो मैक्सिमम हाइट दोनों की इक्वल हो जाएगी। अब रहा रेंज की बात, तो रेंज जो है, रेंज इस केस में हो या इस केस में हो, थोड़ा सा वेरी कर सकता है, क्योंकि इस फिगर में मैंने क्या दिखा दिया है, रिटर्निंग पॉइंट भी सेम दिखा दिया है, लेकिन रिटर्निंग पॉइंट मान लेते हैं कि डिफ़र कर जाता है रेंज को समझने के लिए। तो ये टकराया और टकराकर कुछ ऐसे आ गया, ठीक है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट O और ये O डैश A और ये B और ये C पॉइंट। तो जब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोजेक्टाइल में कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है, तो देख लीजिए रेंज जो है ना, ये जो आप देख रहे हैं, रेंज क्या हो जाएगा, ये R पहले O से O डैश प्लस R फिर O डैश से C कितने के बराबर होना चाहिए, R O B के बराबर होना चाहिए। कुछ केसेस में ये जो रेंज है वो कम भी होगा। इलास्टिक कोलिजन अगर होता है तो ये इक्वल रहेगा, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में जो रेस्टिट्यूशन है वो 1 के बराबर होता है। देयरफॉर रेंज इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, सेम होगा जितना कि नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में होता है। लेकिन अगर यही इन इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा तो R O O डैश प्लस R O डैश C वो लेस देन हो जाएगा इस प्रोजेक्टाइल के रेंज से, अगर ये इन इलास्टिक कोलिजन होता है तो। इज दैट क्लियर? सो अगर ये इंफॉर्मेशन शेयर मैं नहीं करता आपसे, तो आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती थी। देख लीजिए एच मैक्स यहाँ पर पॉइंट ए पर है और यहाँ पर पॉइंट बी पर है, तो चाहे वो इस केस में बात करें, इस केस में बात करें, यहाँ पर क्या किया था मैंने, पॉइंट मिला दिया था, एक ही पॉइंट पर वापस लाकर डाल दिया था। लेकिन हर बार वैसा नहीं हो सकता है, हो सकता है कि पॉइंट चेंज कर जाए। अगर यहाँ पर रेंज की बात करते तो यहाँ पर रेंज कैसे हो जाता, मान लीजिए ये ओ डैश होता तो कितना हो जाता, आर ओ ओ डैश प्लस आर ओ डैश ओ, यानी पहले यहाँ से यहाँ और फिर वापस, वो कितने के बराबर हो जाता, जितना ये प्रोजेक्टाइल आपने जो रेंज दिखाया हुआ है उसके बराबर हो जाता। कितना है, आर ओ बी है वहाँ पर, ठीक है। तो अगर इन इलास्टिक कोलिजन होगा तो वो लेस हो जाएगा ये वाला इससे, और अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो इक्वल होगा। सो यही प्रॉपर्टी और कोलिजन के बाद वाली प्रॉपर्टी को हमें मिलाकर समझना है अब प्रॉब्लम्स को। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड पहला प्रॉब्लम या क्वेश्चन कहिए, वो ये है कि एक वर्टिकल वॉल है, किसी सरफेस पे खड़ा हुआ है, ये रहा सरफेस हमारा। बोल रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट को मान लीजिए पॉइंट O से प्रोजेक्ट किया गया इस पर, और ये तब टकराता है, यहाँ कंडीशन ध्यान दीजिएगा, ये तब कोलाइड कर रहा है जब द ऑब्जेक्ट कोलाइड्स व्हेन
द वेलोसिटी इज हॉरिजेंटल। अब यहीं पर सारा राज छिपा हुआ है। द ऑब्जेक्ट कोलाइड्स और हिट्स, द ऑब्जेक्ट कोलाइड्स और हिट्स when the velocity is horizontal, is that okay? और ये भी बोल रहा है कि हिट होने के बाद ये क्या होता है, सरफेस पे आकर रिटर्न इस तरह गिरता है और एक बाउंस के बाद जहाँ से चला था वहीं पहुँच जाता है। ये भी बताया हुआ है कि जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है दिए हुए सरफेस और वॉल का सेम है। द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन of wall and surface is same, और हम उसको E मान लेते हैं। तो आपको इस कंडीशन में बताना है कि E इज इक्वल टू वॉट। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को कि एक ऑब्जेक्ट को किसी वॉल की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है, वो तब उस वॉल को हिट करता है जब वेलोसिटी हॉरिजेंटल हो जाती है। हिट करने के बाद वो फिर से दिए हुए सरफेस पे फॉल करती है और पहले बाउंस के बाद कहाँ पहुँच जाती है, जिस पॉइंट से उसे प्रोजेक्ट किया गया था वहाँ पहुँच जाती है। सरफेस और वॉल की कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन सेम है, तो आपको बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू कितना है। कुछ नहीं है, आपको बस ध्यान देना है दो पॉइंट पर। कब, जब ये टकरा जाती है उसके बाद आपको क्या निकालना है, उसके बाद आपको ये डिस्टेंस निकालनी है। फिर जब सेकेंड टाइम कोलाइड करती है उसके बाद ये डिस्टेंस आपको निकाल देनी है। मान लेते हैं कि दिस इज़ R1 एंड दिस डिस्टेंस इज़ R2। ओके, नाउ आप देखिए जब यहाँ पर कोलाइड कर जाती है तो मान लीजिए कि इनिशियली Vx वेलोसिटी से कोलाइड करेगी, जब रिटर्न आती है तो वेलोसिटी ऑफ जो सेपरेशन है वो V' हो जाती है। तो आफ्टर फर्स्ट कोलिजन x डायरेक्शन में वेलोसिटी यानी वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितनी हो जाएगी, V' इज इक्वल टू E यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू E इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और मान लीजिए कि y के डायरेक्शन में कंपोनेंट Vy, कब, जब रिटर्न होगी तो Vy'। सो y के डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यानी y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज़ V', और वो मैंने बताया है चेंज नहीं करती है। यहाँ तक आपने समझ लिया। अब हमें डिकोड करना है इसको, वेलोसिटी ऑफ हॉरिजेंटल को, तब आगे बढ़ेंगे। नॉर्मल प्रोजेक्टाइल के केस में आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए इसी डायरेक्शन से आपने थ्रो किया, ठीक है, तो इस पॉइंट पर जाकर ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है Vy क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। और यही वो पॉइंट है जहाँ पर वेलोसिटी का कंपोनेंट ओनली इन द x डायरेक्शन होता है, यानी y का कंपोनेंट 0, ये जो डायरेक्शन है एग्जैक्टली हॉरिजेंटल हो जाता है। वेलोसिटी का कंपोनेंट किस डायरेक्शन में होता है, x के डायरेक्शन में। देयरफॉर ये क्या हो गया, वेलोसिटी एग्जैक्टली हॉरिजेंटल हो गया। ठीक है, इसी को डिकोड करना था आपको।
यानी यहाँ पर वेलोसिटी एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ एक्स के डायरेक्शन में है, यानी अगर कंपोनेंट के हिसाब से लिखें तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर ये कंप्लीट ज़ीरो है। देयरफॉर एक्स कंपोनेंट ही है जो क्या कर रहा है, उसको हॉरिजेंटल डायरेक्शन दे रहा है। देयरफॉर यहाँ पर जब पहुँच गया तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन ऑलरेडी बोला हुआ है, वेलोसिटी वहाँ पर हॉरिजेंटल हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर जहाँ हॉरिजेंटल हो रही है वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ज़ीरो है, और वहीं पर पहुँचने पर मैंने आपको बताया था जब इस पॉइंट पर पहुँच जाए तो टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ टाइम वो ले चुका होता है, और यहाँ पर हाइट भी मैक्सिमम हो जाती है। इसका मतलब है कि अब जो हम ये डिस्टेंस निकालेंगे उसके लिए क्या लिखेंगे, r1 दिस वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम हाफ। नाउ वो रिटर्न आ रहा है यहाँ से, ये देखिए वापस आ रहा है, तो वेलोसिटी कितनी रिटर्न की, v डैश एक्स। देयरफॉर मैंने ये v डैश एक्स लिख लिया t/2। तो जब आप लिखेंगे t इज इक्वल टू v डैश y डिवाइडेड बाई 2, समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि आप लिखते थे 2u साइन थीटा को, जब इनिशियल वेलोसिटी u होती थी तो आप uy लिखते थे। अब वहाँ से चल के आ रही है तो वहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, v डैश आपने लिया हुआ है, ठीक है। जब रिटर्निंग वेलोसिटी आ रही थी तो v डैश, और उसका y कंपोनेंट v डैश y हो जाएगा। देयरफॉर t/2, और ये सॉरी g यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल नहीं होगा। जब t/2 लिखेंगे तो ये 2 एक ऐड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, t/2 इज इक्वल टू हाउ मच, v डैश वाई अपॉन जी। वैल्यू पुट कर दीजिए, v डैश एक्स इंटू हाउ मच, t/2 इज v डैश वाई अपॉन जी। v डैश एक्स का आपने निकाला हुआ है, कितना है, ई वी एक्स है, और v डैश वाई वो भी आपने निकाला हुआ है, ई वी बाई इंटू सॉरी डिवाइडेड बाई जी। r1 निकाल लिया आपने, ठीक है। इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू ई वी एक्स इंटू वी वाई अपॉन जी। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ से जब जंप करके यहाँ आ रहा है कोलिजन के बाद, मैंने एक चीज़ आपको कही थी कि कॉमन टेंजेंशियल डायरेक्शन, जब यहाँ टकरा रहा है तो ये है हमारा कॉमन टेंजेंट का डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं चेंज होती है। तो यहाँ पर देखिए एक कंपोनेंट इधर y के डायरेक्शन में, या फिर आप कह सकते हैं कि इधर आ रहा है तो इधर, ठीक है, ये डायरेक्शन हमारी वेलोसिटी की। तो यहाँ पर ये कॉमन टेंजेंट का डायरेक्शन है आफ्टर सेकेंड कॉलिजन, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आफ्टर सेकेंड कॉलिजन। ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर आकर फिर ये जंप किया तो ये कितना हो गया, v डबल डैश हो गया, और यहाँ तक आया था तो इसी वेलोसिटी से आया था ना, ये जो आ रहा था इस वेलोसिटी से, जिसको हम लोग v डैश माने हुए थे, ठीक है। तो जब ये v डैश माने हुए थे तो यहाँ पर जब टकराया तो उस वक्त तक ये कितना था, v डैश था। जब फिर जंप किया यहाँ से, ऐसे आ रहा है तो ये v डबल डैश हो गया। तो एक कंपोनेंट इसका, ये v डबल डैश किसके डायरेक्शन में, y के डायरेक्शन में, और दूसरा कंपोनेंट v डबल डैश x के डायरेक्शन में। कॉमन टेंजेंट की तरफ क्या होता है, वेलोसिटी चेंज नहीं करती है, ऑलरेडी मैंने इसी लेक्चर में बताया हुआ था। ये कॉमन टेंजेंट का डायरेक्शन है, देयरफॉर x के डायरेक्शन में वेलोसिटी उतनी ही रहेगी जितनी उससे पहले थी। कितनी थी, v डैश एक्स के बराबर, और v डैश एक्स अभी जस्ट इस केस में मैंने निकाला हुआ है, वो कितने के बराबर आया था, vx के बराबर, e इंटू वी एक्स के बराबर। चेंज क्या हो रहा है, जो नॉर्मल कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में देखिए टकराया तो आप v डबल डैश y लिखेंगे अब इस केस में, ठीक है।
दैट इज इक्वल टू ई इंटू वी डैश वाई। यहाँ तक टकराने का वेलोसिटी वी डैश, तो वी डैश वाई, और वी डैश वाई कितने के बराबर था, ऑलरेडी आपको बताया हुआ इससे जस्ट पहले वाले कोलिजन के केस में, सो ई वी वाई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है ना इस तरह का हॉरिजेंटल वेलोसिटी का कंडीशन, यहाँ जस्ट यहाँ से यहाँ पहुँचने का कंडीशन है। तो जब R2 आप लिखेंगे तो R2 कितने के बराबर हो जाएगा, v डबल डैश x इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड दैट टाइम ऑफ फ्लाइट उस केस में आप देखिए कितना है, ये v डबल डैश है, देयरफॉर इनटू कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू v डबल डैश y डिवाइडेड बाई g। ओके, अब दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए। v डबल डैश x का कितना है, ई वी एक्स इंटू वी डबल डैश वाई कितने के बराबर, 2 इंटू ई वी वाई डिवाइडेड बाई जी। नाउ कॉमन ले लीजिए या देख लीजिए मल्टीप्लाई करके कितना हो गया, वी एक्स वी वाई 2e स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। नाउ R2 कितना आ गया आपके पास, R2 आ गया 2e स्क्वायर वी एक्स वी वाई डिवाइडेड बाई जी। अब आपको क्या करना है, इस दोनों को ऐड करना है, तभी तो हमारा रेंज पता चल पाएगा। देयरफॉर आइए ऐड कर लेते हैं दोनों को। R1 प्लस R2 देख लीजिए, कॉमन हम ले लेते हैं, जो भी कुछ कॉमन है, E कॉमन है एक, निकाल लेते हैं। Vx Vy कॉमन है, वो भी बाहर कर लेते हैं। G भी कॉमन है, वो भी बाहर कर लेते हैं। बच गया 1, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, और ये 2e। ओके, अब आइए, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि प्रोजेक्टाइल की पूरी प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता है। ओके, यहाँ तक पहुँचा तो क्या है, हाफ रेंज है ना यहाँ तक पहुँचने का। जब वेलोसिटी हॉरिजेंटल हो जाती है तो देख लीजिए मैक्सिमम हाइट पर पहुँच जाता है, और रेंज उस केस में r/2 हो जाता है। देयरफॉर r/2 इज हाउ मच, दिस इज 2vx vy डिवाइडेड बाई g। क्लियर है, आप जानते हैं रेंज आप कैसे लिखते हैं, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g, और इसको ओपन करने के बाद 2ux uy डिवाइडेड बाई g। जितनी इनिशियल वेलोसिटी है वो लिखा जाती है। देखिए टाइम ऑफ कोलिजन के वक्त v वेलोसिटी से आ रही थी और रिटर्न v डैश वेलोसिटी से हो रही थी। देयरफॉर इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या थी, v थी, इसलिए एक कंपोनेंट x के डायरेक्शन में वेलोसिटी का और दूसरा कंपोनेंट y के डायरेक्शन में आपने लिख लिया। दैट इज इक्वल टू r/2, चूँकि हॉरिजेंटल वेलोसिटी के वक्त रेंज हाफ हो जा रहा है। अब जब ये वैल्यू आप पुट करेंगे, यहाँ देख लीजिए R1 प्लस R2 कितने के बराबर है, ई वी एक्स वी वाई अपॉन जी इंटू 1 प्लस 2e के बराबर है। जब ये r/2 है तो वही है ना यहाँ तक, तो R1 प्लस R2 के बराबर है या नहीं है, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं r/2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, मिस्टेकनली यहाँ पर 2 लिखना भूल गया हूँ, ये 2g हो जाएगा। देयरफॉर ये 2 से 2 कैंसिल, vx vy अपॉन g इज इक्वल टू e vx vy अपॉन g 1 प्लस 2e। ये पूरा कैंसिल आउट, 1 इज इक्वल टू e इंटू 1 प्लस 2e। अब अरेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा 2e स्क्वायर प्लस e माइनस 1 इज इक्वल टू 0। रूट्स निकाल लीजिए, आपको मालूम है ये a, ये b और ये c। देयरफॉर रूट्स जब भी निकालते हैं अगर x का टर्म हो
तो ये कितना हो जाता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। जब e का रूट लिखेंगे तो दिस इज़ -1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर 4ac माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 2 दैट इज़ 4। अरेंज करके लिख लीजिए -1 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। एक बार कितना होगा -1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 और दूसरी बार -1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। निगेटिव का कोई सेंस नहीं बनता है, रिजेक्ट कर दीजिए। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2/4, सो 1/2। सो ई का वैल्यू कितना आ गया 1/2। एक ये अगर मिस कर जाएंगे तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। और दूसरा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो रेंज आ रहा है जब हॉरिजेंटल हो जा रही वेलोसिटी, वो जो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल का केस होता है उस रेंज का हाफ होता है। यहाँ पर मैं 2 इनिशियली लिखना भूल गया था, इसलिए उसको करेक्ट कर दिया मैंने। सो रिज़ल्ट हमारा कितना आ गया, जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो हाफ आ गया। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऑब्स्ट्रक्शन जो वर्टिकल किसी सरफेस पे खड़ा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट जो यहाँ से प्रोजेक्ट किया वो इस पॉइंट पर जाकर हिट किया वॉल को, और फिर वो रिटर्न उसी पॉइंट पर वापस आ जाता है। मान लीजिए ए पॉइंट से इसे प्रोजेक्ट किया गया था, बी पर जाके हिट किया और कोलिजन के बाद रिटर्न फिर यहीं आ गया। जो ऑब्जेक्ट या बॉल और वॉल के बीच में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, और ये जो डिस्टेंस है ना वो डी दी हुई है। ये भी दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट को इनिशियली कितने वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है, वो वेलोसिटी, और ये एंगल, ये वेलोसिटी रूट अंडर GH है, और एंगल जो है वो थीटा दी हुई है। तो आपको बताना है कि ई इस केस में कितना होगा। आप जानते हैं कि जब ये हिट कर रहा है तो उस वक्त ये आपको मालूम है कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी की कभी भी चेंज नहीं होती है। सो जब ये हिट करेगा, मान लेते हैं वो टाइम t1 है, देयरफॉर t1 इज इक्वल टू d अपॉन दिस इज u cos थीटा। ठीक है, जस्ट बिफोर द हिटिंग। हिट करने के बाद क्या होता है, कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद रिटर्न हुआ, तो डिस्टेंस तो फिर उतना ही कवर किया है ना। टाइम हो सकता है कि डिफरेंट हो चुके, डिफरेंट पाथ को फॉलो कर रहा है, देयरफॉर हम मान लेते हैं t2। अब जब रिटर्न होगा तो किस वेलोसिटी से हिट किया था, चूँकि ये वेलोसिटी चेंज नहीं होती है एक्स के डायरेक्शन में किसी प्रोजेक्टाइल की, देयरफॉर रिटर्न जब आएगा, जब रिटर्न आएगा कोलिजन के बाद, आफ्टर कोलिजन t2 कितना हो जाएगा, और ये रिटर्निंग वेलोसिटी x के डायरेक्शन में e इंटू, यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू e इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये u डैश लिख देता हूँ, ux, दैट इज इक्वल टू e इंटू u cos थीटा। देयरफॉर t2 इज इक्वल टू व्हाट इज d अपॉन दिस u डैश x, दैट इज इक्वल टू d अपॉन eu cos थीटा। प्रोजेक्टाइल के केस में जो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कितना होता है, अगर इनिशियल वेलोसिटी u है तो ये हो जाता है 2uy अपॉन g। उसी तरह अब आपको यहाँ पहले दोनों ऐड कर लीजिए, ठीक है, ऐड कर लीजिएगा तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, नॉर्मल केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है उतने के बराबर हो जाएगा। ओके, तो ये ऐड जब कीजिएगा, सो इनिशियल वेलोसिटी आपकी u है, देयरफॉर 2u साइन थीटा अपॉन g। यहाँ पर भी आप वही चीज़ लिख सकते हैं, इफ़ दिस इज एंगल थीटा, दिस इज 2u साइन थीटा। चूँकि ये यूज़ नहीं होने जा रहा है, कहीं पर भी हमने वो चीज़ नहीं लिखी है x और y के डायरेक्शन में, देयरफॉर 2u साइन थीटा अपॉन g
ऐड कीजिए दोनों को, डी अपॉन यू कॉस थीटा प्लस डी अपॉन ई यू कॉस थीटा, कॉमन ले लीजिए, डी अपॉन यू कॉस थीटा कॉमन ले लिए, कितना हो गया 1 प्लस 1 अपॉन ई, यहाँ कितना हो गया 2u साइन थीटा एज इट इज़ लिख लीजिए डिवाइडेड बाई जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और 2 साइन 2 थीटा, फॉर्मूला पढ़ लिया, u से u मल्टीप्लाई हुआ u स्क्वायर और ये g इंटू डी दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन ई, यू स्क्वायर इनिशियली ही बोल दिए हैं u कितना है रूट अंडर जी एच के बराबर है, वैल्यू पुट कीजिए, u अगर रूट अंडर जी एच के बराबर है तो यू स्क्वायर कितना हो गया जी एच के इक्वल हो गया, देयरफॉर जी एच साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी इंटू डी, जी से जी कैंसिल, अगर इस 1 को इधर ले आते हैं -1 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन ई, इसको अरेंज कर लीजिए, कितना आ जाएगा h साइन थीटा माइनस डी डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू 1 अपॉन ई, रेसिप्रोकेट कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए या जस्ट इन्वर्ट कर दीजिए, कितना आ गया h साइन थीटा माइनस डी, यही कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, डी अपॉन एच साइन थीटा माइनस डी। सो आपको जो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल का केस है वही यूज़ करना है, बट क्या है कोलिजन के कारण जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है उसको ध्यान में रखते हुए आपको सारे काम को करते हुए चले जाना है। बस यहाँ पर क्या था, एक ये जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो फिक्स है और दूसरा उसका वैल्यू u का रूट अंडर जी एच दिया हुआ है, इस दो बात को ध्यान में रखकर आपको इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हुए रिजल्ट तक पहुंच जाना था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लेते हैं थ्रस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। एक मान लीजिए कंटेनर में यहाँ तक कोई लिक्विड फिल किया हुआ है जिसकी डेंसिटी रो है और ये एक ओपनिंग यहाँ पर ऑफ एरिया ए छोड़ा हुआ है जहाँ से वाटर क्या कर रहा है, ऐसे हॉरिजेंटली निकल रहा है, ठीक है, पहले हॉरिजेंटल जाएगा और फिर फॉल करेगा। तो हॉरिजेंटली जब अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन x के डायरेक्शन में है तो आप जानते हैं कि थ्रस्ट फोर्स ठीक उसके अपोजिट होता है, जैसे बैलून के केस में आपने देखा हुआ, आप देख रहे थे अगर इधर वेलोसिटी है गैस की तो थ्रस्ट किधर है, जस्ट उस वेलोसिटी के अपोजिट होता है। ओके, तो इसके बारे में बहुत डिटेल आपको बताया हुआ है कि थ्रस्ट जो है वो क्या होता है, v रिलेटिव, अगर मास कहीं घट रहा हो तो माइनस डी एम अपॉन डी टी, अभी विदाउट साइन में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो थ्रस्ट को मान लीजिए वेलोसिटी और थ्रस्ट के का डायरेक्शन भी एक दूसरे के अपोजिट है, मान लेते हैं यहाँ पर इस केस में जैसा कि माना हुआ है v रिलेटिव इज v, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में या एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। आप जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज मास पर यूनिट वॉल्यूम एंड m इज इक्वल टू रॉ इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ से आप लिख सकते हैं रिलेट करके, दैट इज दिस एरिया इनटू डायरेक्शन क्या है, ये जो इधर जा रहा है तो x का डायरेक्शन हम ले लेते हैं। देयरफॉर जब आप dm अपॉन dt लिखेंगे तो d अपॉन dt m कितने के बराबर, रॉ दिस एरिया इनटू x। टाइम के साथ ये दोनों चेंज नहीं कर रहा है, अगर कोई डिपेंड कर रहा है तो वो है दैट लेंथ ऑफ द गिवन ओपनिंग और जो वेलोसिटी जिसके डायरेक्शन में है। देयरफॉर ये कितना हो गया, रो ए इंटू वी। उस हिसाब से अगर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो एफ टी, वी रिलेटिव कितना माना हुआ v, और ये कितना हो गया रो ए और v। देयरफॉर ये कितने के बराबर,
रो ए वी स्क्वायर। सो इस केस में थ्रस्ट कितना हो जाएगा, रो ए वी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, उसी तरह थ्रस्ट चेन के केस में देखते हैं। मान लीजिए किसी सरफेस पे चेन रखा हुआ है और उसे आप इस डायरेक्शन में वेलोसिटी देकर उठा रहे हैं। अगर इस डायरेक्शन में आपने वेलोसिटी दी हुई तो थ्रस्ट किधर लगेगा, ये लगेगा। और आप जानते हैं कि अगर ये चेन पतला है तो लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ आप रिलेट कर सकते हैं। किसी सरफेस से ऊपर उठाते हैं तब, और कई बार सरफेस से ऐसा छोड़ दिया जाता है तो ये नीचे की तरफ जाता है, तो यहाँ वेलोसिटी इधर, तो थ्रस्ट किधर, अपवर्ड डायरेक्शन में। मान लीजिए ये चेन आपने कुछ ऐसा रखा हुआ है और वहाँ से ये निकल के गिर रहा है इस होल से नीचे की तरफ। सो इस केस में भी थ्रस्ट अगर निकालेंगे तो एफ टी इज इक्वल टू वी रिलेटिव डी एम अपॉन डी टी। ओके, डी एम अपॉन डी टी मास पर यूनिट लेंथ है ना, तो डी एम अपॉन डी टी को आप देखिए अगर वाई का डायरेक्शन कंसीडर कर लीजिए, ठीक है, तो ये कितना आप लिख सकते हैं, डी एम अपॉन डी वाई इंटू डी वाई अपॉन डी टी। यही तो है मास पर यूनिट लेंथ, तो आप लिख सकते हैं इसे लैम्डा, जो मैंने यहाँ लिखा है, और ये कितना हो जाएगा, वेलोसिटी। देयरफॉर अगर v रिलेटिव वेलोसिटी v मान लिया है आपने, तो v इंटू लैम्डा वी। इस केस में कितना हो गया, थ्रस्ट फोर्स, दैट इज लैम्डा वी स्क्वायर। सो ये सब सिचुएशन आपके सामने आता रहेगा। देखते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन चेन से रिलेटेड है और उसमें सिचुएशन कुछ इस तरह का है कि किसी सरफेस पे चेन पाइल अप करके रखा हुआ है। अब यहाँ से इस चेन को इस डायरेक्शन में एक वेरिएबल फोर्स P के थ्रू ऊपर की तरफ लिफ्ट किया जा रहा है। लिफ्ट जब किया जा रहा है तो वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट रखी जा रही है, लेकिन फोर्स वेरिएबल है जो वेरी कर रहा है हाइट के साथ। मान लीजिए y हाइट तक अभी चेन को उठा लिया गया है। टोटल लेंथ चेन की, टोटल लेंथ of chain is L and mass per unit length, mass per unit length lambda is equal to m upon L। तो पहले आपको बताना है कि जब y हाइट तक ले जाया जा रहा है तो p कितना होगा, यानी P को रिलेट करके बताना है Y के साथ। और दूसरा, जब उसे लिफ्ट किया जा रहा है तो पूरा चेन जब उठ जाएगा तो लॉस ऑफ एनर्जी कितनी होगी, यानी L लेंथ से जब पूरा चेन ऊपर की तरफ उठ जाएगा तो लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू वॉट। अब आप जानते हैं कि ये फोर्स आप लगा रहे हैं तो वेलोसिटी कांस्टेंट आपने रखी है और ये फोर्स हाइट के साथ वेरी कर रही है। तो जब फोर्स आप इधर लगा रहे हैं और वेलोसिटी भी इधर ही है, तो जिधर वेलोसिटी होती है उसके अगेंस्ट में थ्रस्ट फोर्स काम करता है, और जो ग्रेविटी के कारण फोर्स लग रही है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है, एफ जी। देयरफॉर अगर आप लिखेंगे तो P कितने के बराबर हो जाएगा, थ्रस्ट फोर्स प्लस फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। थ्रस्ट फोर्स कितने के बराबर होता है आपको मालूम है, दैट इज इक्वल टू, इस केस में अभी जस्ट मैंने बताया है कि इस केस में थ्रस्ट फोर्स अभी आपने निकाला था लैम्डा वी स्क्वायर, ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ लैम्डा वी स्क्वायर। और ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लग रहा है वो मास कितने हाइट से उठा है,
वाई हाइट से, और टोटल हाइट कितनी है, एल, जो लेंथ है वो एल है, तो यहाँ पर आपको वाई से मल्टीप्लाई करना होगा इनटू जी, ठीक है, क्योंकि अभी इतना ही पोर्शन उठा है, इतना ही पोर्शन आप ऊपर ले जा चुके हैं, कितने में से, टोटल एल से। देयरफॉर ये आपका m बाई एल है। अब इसको अरेंज कर लीजिए, लैम्डा वी स्क्वायर प्लस m बाई एल को लैम्डा लिखते हैं वाई जी, लैम्डा कॉमन अगर ले लिए तो जी वाई प्लस वी स्क्वायर। आपने क्या निकाल लिया, ये फोर्स है P, वेरिएबल फोर्स, देखिए y पे डिपेंड कर रही है, अगर ये कांस्टेंट है तब भी y पे डिपेंड कर रही है और ऊपर की तरफ उठती हुई चली जा रही है। अब लॉस इन एनर्जी, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से आपको लॉस इन एनर्जी निकालना है, तो लॉस इन एनर्जी कितने के बराबर हो जाएगी, लॉस इन एनर्जी अगर हम उसको डेल्टा E बोलते हैं तो दैट इज वर्क डन इन टेकिंग द होल चेन फ्रॉम दिस सरफेस टू लेंथ L, यानी हाइट L तक। सो वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, वर्क डन ये वाला वेरिएबल फोर्स के कारण, ठीक है, फ्रॉम 0 टू L, और माइनस जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, कब, जब पूरा L हाइट से वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। सो वर्क डन ड्यू टू दिस वेरिएबल फोर्स कितना हो जाएगा, 0 टू L P, और मान लेते हैं कि रिलेट करना हमें, तो ये थोड़ा सा और आगे ले जाके dy मान लेते हैं और फिर उसको पूरा रिलेट करते हुए वो उतना आपको समझ है आप रिलेट कर सकते हैं, फोर्स इंटू डी वाई। देयरफॉर ये वैल्यू डाल दीजिए 0 टू L लैम्डा जी वाई प्लस वी स्क्वायर कितना डी वाई, इंटीग्रेट कर लीजिए, लैम्डा बाहर आ गया, ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2, वैल्यू पुट कर दीजिएगा एल स्क्वायर अपॉन 2, उसके बाद ये वी स्क्वायर और कांस्टेंट 1, देयरफॉर एल अपॉन नो नॉट 2 ओनली एल, इज दैट ओके, ये वी स्क्वायर है नॉट वी। देयरफॉर आपका वर्क डन कितना हो गया, मैं इसे खोल के ओपन करके ब्रैकेट को लिख दूं, हाफ लेम्डा जी एल स्क्वायर प्लस लेम्डा वी स्क्वायर एल। अब पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 0 टू L, देखिए पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हैं mgh होती है ना, तो m कितने के लिए, पूरा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय दिस हाइट, देन g और वो जो आपने डिफरेंशियल एलिमेंट लिया है फ्रॉम 0 टू L, इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट करके डाल लीजिए, ये आ जाएगा हाफ लेम्डा जी एल स्क्वायर, थोड़ा भी चेंजिंग नहीं आएगी। उसी तरह काइनेटिक एनर्जी जब आप लिखते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ m कितना, m कितने के बराबर, m डिवाइडेड बाई l इंटू वाई, वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक, 0 से L तक। कैलकुलेट करके देख लीजिए, ये आ जाएगा आपका हाफ कितना, लेम्डा वी स्क्वायर एल। ओके, सो आपके पास इतने सारे वैल्यूज़ अब आ गए हैं, अब इसको पुट कीजिए और निकाल लीजिए, ठीक है। कितना आया था ये वर्क डन, दैट इज इक्वल टू 1/2 लैम्डा जी एल स्क्वायर प्लस लैम्डा वी स्क्वायर एल, पोटेंशियल एनर्जी माइनस है हाफ लैम्डा जी एल स्क्वायर, ओके, एंड काइनेटिक एनर्जी हाफ लैम्डा वी एल स्क्वायर, ये भी निगेटिव, हाफ लैम्डा वी स्क्वायर नॉट वी एल स्क्वायर, वी स्क्वायर एल। देखिए जो टर्म कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट कर लीजिए, बोर्ड पे जगह कम होने की वजह से आगे पीछे लिखना पड़ रहा है, लैम्डा वी स्क्वायर एल माइनस हाफ लैम्डा वी स्क्वायर एल, टर्म
सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक जैसा है, कितना आ गया, हाफ लेमडा वी स्क्वायर एल। सो लॉस इन एनर्जी कितनी आ गई आपके पास, दैट इज इक्वल टू हाफ लेमडा वी स्क्वायर एल। इज दैट ओके? लेते हैं एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सिचुएशन कुछ इस तरह का है कि दो अलग अलग मासेस, एक 2m मास और दूसरा मास m, सेम हाइट से रिलीज़ किया गया है। रिलीज़ करने के बाद दोनों आपस में टकरा जाते हैं, ठीक है। ये दोनों इलास्टिकली टकराते हैं। इलास्टिकली टकराने का मतलब क्या है कि ये जो है एनर्जी कंजर्व रहेगी इनकी, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपने h हाइट से रिलीज़ किया और ये भी h हाइट से रिलीज़ हुआ है। अगर हम इसको x डायरेक्शन मान लेते हैं, इसको y डायरेक्शन पॉजिटिव, तो यहाँ जो टकरा रही है उसकी वेलोसिटी इस केस में यहाँ पर हम u2 बोलते हैं और यहाँ पर u1 बोलते हैं। आप देखिए u2 पॉजिटिव डायरेक्शन में है x एक्सिस के, और वो जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन ग्रेविटी के लिए जो यूज़ करते हैं उससे निकालेंगे तो वो √2gh आ जाएगा, और u1 कितना आ जाएगा, -√2gh। सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इज़ दैट ओके? देयरफॉर ये निगेटिव, चूँकि निगेटिव किस डायरेक्शन में जा रहा है, x एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये वेलोसिटी यहाँ पर ये u1 और ये u2 और ये u1, आपको मालूम है कॉलिजन के बाद जो आप इक्वेशन लिखते हैं दैट इज इक्वल टू v1 m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। मान लेते हैं ये m2 है और ये m1 है। ओके, वैल्यू पुट कीजिए, कितना हो जाएगा, m माइनस 2m और ये m प्लस 2m 3m। u1 कितना, रूट अंडर माइनस √2gh प्लस 2m2 कितना है 2m, कितना हो गया 4m डिवाइडेड बाई m प्लस 2m 3m। u2 कितना, √2gh। नाउ यहाँ ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट, m अपॉन 3m √2gh और ये कितना 4 अपॉन 3 √2gh। m से m कैंसिल, √2gh कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन 3 कितना हो गया 5 अपॉन 3 √2gh। कॉलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी, यानी फिर जब ये वापस जा रही है तो v1 वेलोसिटी से जा रही है, कितनी आ गई v1 वेलोसिटी, लिख लीजिए यहाँ v1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 √2gh। ओके, अब आइए v2 निकालना है हमें। v2 के बारे में भी आपको मालूम है, दैट v2 फाइनल वेलोसिटी ऑफ द गिवन मास, सेकेंड मास आफ्टर कॉलिजन, दिस इज इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। वैल्यू पुट कीजिए, कितना आ जाएगा, दिस इज 2m डिवाइडेड बाई 3m माइनस √2gh। ये कितना 2m माइनस m डिवाइडेड बाई 3m इंटू √2gh। कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा, √2gh कॉमन ले लेंगे तो दिस इज माइनस 2 अपॉन 3 एंड दिस इज प्लस 1 अपॉन 3। दैट इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस √2gh डिवाइडेड बाई 3। ये आ गया आपका v2।
ओके, देयरफॉर V2 इज इक्वल टू हाउ मच, √2gh/3। कॉलिजन के बाद मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट m1 h1 हाइट तक जाती है। इसका मतलब ये हो गया v1² डिवाइडेड बाई 2g। v1 का वेलोसिटी जो है पहला वाला वो डालिए, कितना हो जाएगा, स्क्वायर है पूरा, तो 25/9, 5/3 का, और ये 2gh डिवाइडेड बाई 2g, 2g से 2g कैंसिल, 25/9h, h1 कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 25/9h, यानी h की जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसके 2 पॉइंट समथिंग हाइट तक ऊपर चला गया है। नाउ ऑब्जेक्ट 2 के लिए, मास 2 के लिए जिसकी मास 2m है, जब हाइट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, v2² डिवाइडेड बाई 2g। वैल्यू पुट कीजिए, कितना हो जाएगा, 2gh डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 2g, 2g से 2g कैंसिल, h/9, यानी इनिशियल हाइट का 9th पार्ट ही ऊपर जाएगा, यानी बहुत कम अमाउंट में ऊपर जा रहा है, जबकि ये 2.5 गुने से भी ज़्यादा पहले से ऊपर चला जा रहा है। यानी जिसकी मास कम है वो इनिशियल कंडीशन में जिस हाइट से रिलीज़ किया गया था उसके 2.5 गुने से भी ज़्यादा ऊपर हाइट तक ट्रैवल कर जा रहा है। लेकिन जो ज़्यादा मैसिव था, दुगुना मैसिव है, वो इनिशियल हाइट का 1/9 पार्ट तक ही ऊपर जा पा रहा है, बहुत थोड़ा सा ट्रैवल करके ऊपर तक जा पा रहा है। जैसा कि अक्सर कहता हूँ कि एक लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन को डील करना या बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को डील करना एक डिफ़िकल्ट काम होता है। सो इसी क्वेश्चन के साथ इस लेक्चर को फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।